Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel Study with me. तो आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन का दूसरा पार्ट में हैं. दूसरा मतलब सेकेंड पार्ट. So let's study with me and start with the chanting of the name of God. Om Namah Shivaya. Okay, now first we are going to study the types of chemical reactions. क्योंकि इसके पहले हमने अपना पुराना वीडियो में कवर कर लिया है, तो अभी उसका दोबारा कवर करने का कोई फ़ायदा है नहीं. तो चलिए शुरू करते हैं. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी ये केमिकल रिएक्शंस के अलग अलग टाइप्स. मैं इसको जल्दी जल्दी कवर करवा लूँगा और उसके बाद फिर हम एमसीक्यू पे सीधे जंप करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही बोरिंग काम है. लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी हमारा क्या है, जी हाँ, एनसीईआरटी हमारा है बाइबल, कुरान, गीता, जो भी मानना है वो सारा हमारे एनसीईआरटी ही है. इसलिए एक बार जल्दी जल्दी हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, ठीक है. तो पहला केमिकल रिएक्शन का टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है, क्योंकि उसमें दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं एक प्रोडक्ट देने के लिए. जो मैंने एक स्क्वायर में बनाया है वो प्रोडक्ट है, और जो मैंने एक रेक्टेंगल जैसे शेप में बनाया है वो हमारा रिएक्टेंट्स है, ठीक है. तो क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर वो CaOH2 यानी कि स्लेक्ड लाइम देगा, साथ में वो कुछ हीट प्रोड्यूस करेगा. इसलिए उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं. क्या कहते हैं हम लोग उसे? जी हाँ, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि वो हीट देता है. और जो हीट अब्जॉर्ब करके जो टूटता है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. तो उस पर हम लोग आते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है. चलिए अब हम डू यू नो वाला बॉक्स एक बार पढ़ लेते हैं. डू यू नो वाला बॉक्स ज़्यादातर एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार कवर करने में क्या ही जाता है अपना, वैसे भी मज़ा ही आएगा इसे पढ़ने में. जो स्लेक्ड लाइम होता है यानी कि CaOH2, उस हम अगर एक मान लीजिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा ऐसा एक कंपाउंड है जो कि हमें वाइट वॉश करने का यूज़ होता है, तो आप लिख के आइएगा CaO, दैट इज़ क्विक लाइम, ना ही CaOH2, क्योंकि जो CaOH2 है वो क्विक लाइम से ही तो बनता है. तो ये मैंने एक आपको ऐसे एक हिंट दे दिया ताकि आप एग्ज़ाम में गलती ना करके आएँ, ठीक है. तो जब हम CaOH2 को जब हम दीवार पे एक बार लगाते हैं, तो जो एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट के जब वो कांटेक्ट में आता है, तो उसका जो CO2 होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट देता है, जिसे कि हम लाइम स्टोन भी कहते हैं. क्या कहते हैं उसे? लाइम स्टोन. और इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप की चीज़ें बनते हैं, जैसे मार्बल वगैरह. ये सारे चीज़ें कैल्शियम कार्बोनेट से ही बने रहते हैं. शी सेल्स, ये सारे CO3 से बने हैं, ठीक है. तो आगे हम देखते हैं अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. बर्निंग ऑफ कोल, सी कार्बन होता है कोल में, आपको तो पता ही होगा ना, कोल में कार्बन ही होता है. तो जब हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, जो बर्निंग होता है उसमें ऑक्सीजन ही तो कंबाइन होता है, तो फिर वो CO2 देगा और साथ में बहुत सारा हीट देगा. इसलिए तो इसे हम खाना बनाने का यूज़ करते हैं. ऐसे ही वाटर को हम H2 और O2 की मदद से हम लोग मिला के बना सकते हैं, ठीक है. तो ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को देखते हैं. जो नेचुरल गैस है हमारा, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि जो नेचुरल गैस होता है वो हमारे सिलेंडर गैस वगैरह में पाए जाते हैं ना, तभी तो उसमें अच्छा अच्छा डिश बनता है हमारा नेचुरल गैसेस का यूज़ करके. तो उसे जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की वजह से, जब हम उसे कंबशन प्रोसेस से गुजारता है वो जब कंबशन प्रोसेस से, तो फिर वो CO2 और H2O देता है, साथ में बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करता है. इसलिए हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है. जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस है, साथ ही जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है, उसमें भी हमारा कुछ कुछ एनर्जी तो निकलता ही है ना. एनर्जी देख लीजिए आप यहाँ पे, एक ये मैंने रिएक्शन आपको ये बताया, तो यहाँ पे ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कर रहा है, तो वो CO2, H2O और 38 ATP, कितने? 38 ATP देता है एनर्जी हमें. और जिससे हमारा बहुत सारा काम होता है, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेसेस उसी से काम हमारे चलते हैं, ठीक है. ये मैंने आपको बता दिया. और एक और मैं बात बता दूँ, ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं.
जैसा हमारा करेंसी रुपया है, ऐसे हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनका करेंसी है एटीपी, क्योंकि उन्हीं का यूज़ करके वो सारे काम कर पाते हैं। ठीक है, डन। एक और हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टाइप था। ठीक है, ये है वेजिटेबल मैटर जो हम मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, वो जो कॉम्पोस्ट में कीड़े मकोड़े अलग अलग चीज़ें, छींची छींची, वो सब अगर हम कंपोस्ट, अगर उस पर हम मतलब माइक्रोब जब उस पर एक्ट करेंगे सारे गंदे गंदे चीज़ों पे, तो वो भी एक एनर्जी तो दे रिलीज ही करेंगे ना बाहर, उसे तोड़ेंगे तो फिर वो एनर्जी रिलीज होगा, और इसलिए उसे भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इस पर आप एक स्टार मार्क कर लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन पे। डीकॉम्पोजिशन, डीकॉम्पोजिशन का मतलब कॉम्पोजिशन मतलब बनाना, तो डीकॉम्पोजिशन मतलब, जी हाँ, डीकॉम्पोजिशन मतलब तोड़ना। और मैंने आपको पहले ही एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बहुत कुछ आपको बता दिया है। तो इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होता है, क्योंकि वो हीट को ऑब्जॉर्व करता है और टूट जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे FeSO4 है, तो वो टूट रहा है Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में। SO2 और SO3 से हमें बर्निंग सल्फर का स्मेल आता है। किसका स्मेल आता है? बर्निंग सल्फर का। ये जो एनसीईआरटी में लिखा है ना, वो अंदर से ही निचोड़ निचोड़ के देते हैं सीबीएसई वाले, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो FeSO4 जो होता है फेरस सल्फेट्स को जब हम हीट के साथ जब ब्रेक डाउन कर दी जाए, फिर हम उसे डीकम्पोज करते हैं, ये जो वर्ड लिखा है हम उसी पे ज़्यादा फोकस कर, जब हम उसे डीकम्पोज करते हैं तो वो हमें फेरिक ऑक्साइड दैट इज Fe2O3 देता है, SO2 देता है और SO3 देता है। ये जल्दी जल्दी आप याद कर लीजिएगा, ये मैं याद तो नहीं करवा सकता हूँ आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आप समझ लीजिए। और आप इसे एक याद करने के एक बढ़िया तरीका देख सकते हैं, क्योंकि जो FeSO4 है वो किसके मदद से बनता है? बताइए बताइए। वो हम जब Fe को जब Cu के साथ कंबाइन करते हैं तब बनता है FeSO4, राइट। और Fe के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो हमारा SO4 उनके पास भी 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हम इसी से याद कर सकते हैं कि Fe के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स था, इसलिए Fe2O3 होगा। क्या होगा? Fe2O3। ठीक है, आप उससे याद कर सकते हैं, क्योंकि Fe यहाँ पे देख सकते हैं कि FeSO4 में Fe के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, SO4 के पास भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए हम Fe2O3 लिखेंगे। डन। ये थोड़ा मैंने आपको हिंट दिया है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और हाँ, मुझे आपसे एक बात और करना था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं चैप्टर पढ़ाऊँ फिर उससे रिलेटेड MCQs दूँ, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास, क्योंकि बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं मेरे पास अलग अलग बुक्स से, तो मैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं सारा चैप्टर्स को कंबाइन करके सैम्पल पेपर्स दूं, तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। जैसा होगा वो आपके मर्ज़ी से होगा, क्योंकि ये मेरा चैनल नहीं, ये हम सबका चैनल है, ये आपका चैनल है। ठीक है, तो CaCO3 जो हमारा लाइमस्टोन है, मैंने आपको पहले ही कहा था ना, देखा इंटेलिजेंट हो ना मैं। CaCO3 जो लाइमस्टोन होता है उसको जब हम हीट करते हैं तो वो CaO और CO2 में टूटता है। तो CaO क्विक लाइम है, उसी को मदद करके हम CaOH2 बनाते हैं, और फिर CaOH2 से हम जब हम वॉल को पेंट करते हैं तो फिर वो शाइनी अपीयरेंस देता है, क्योंकि उसमें CO2 आ जाता है। जैसे जब हम CaCO3 को जब तोड़ते हैं उसकी मदद से, तो फिर CO2 देता है और साथ में CaO देता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। ठीक है, इट हैज़ मैनी यूजेस। एक यूज है क्विक लाइम का मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में। क्या चीज़ मैन्युफैक्चर में? अच्छे से नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में। ठीक है, आप इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि क्विक लाइम में सीमेंट क्योंकि सीमेंट क्विकली वो कड़ा हो जाता है जब हम उसे पानी से गीला करते हैं, तो इसलिए याद कर लीजिए क्विक लाइम सीमेंट बनाने में यूज़ होता है, क्योंकि वो क्विकली पानी से गीला होकर वो कड़ा हो जाता है। ओके, डन। तो नेक्स्ट में जब हम आते हैं, तो अब हम देखते हैं जब हम PbNO3 नाम क्या है इसका, आपने गेस कर ही लिया होगा। PbNO3 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ढंग से नहीं दिख रहा होगा तो एक बार मैं भी बता देता हूँ। PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें PbO यानी कि लेड ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, लेड ऑक्साइड कौन से कलर का होता है? बताइए 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 बताइए, मैं उस कलर से आपका रंग देता हूँ एक बार। तो लेड आयोडाइड होता है हमारा येलो कलर का। तो जी हाँ, लेड आयोडाइड होता है हमारा येलो कलर का।
साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है और ऑक्सीजन भी देता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर का फ्यूम होता है। किस कलर का फ्यूम होता है? ब्राउन कलर का। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर तो आप जानते ही होंगे, हमने कितने सालों पहले से ही पढ़ना शुरू किया है। 1947 में जब हमारे भारत को आज़ादी मिली थी तब से ही हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तभी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होता है। सॉरी, ये मैंने सार्केस्टिकली वे में बोला। 1947 में तो हम बहुत सारे जन्म भी नहीं लिए होंगे। ठीक है, तो जो कैथोड पे हमें मिलता है, कैथोड हमारा कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल से। याद रखिएगा, कैथोड हमेशा तो पॉजिटिव से ही डिनोट होता है, लेकिन इधर ये कनेक्ट होता है नेगेटिव से। और जो हमारा एनोड होता है वो कनेक्ट होता है हमारा पॉजिटिव से। तो वो जो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो फिर वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपने साथ में, क्योंकि वो ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो जो एनोड होगा वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और जो कैथोड होगा वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए हमारा हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो वो कैथोड के पास जाएगा, और हमारा ऑक्सीजन नेगेटिव है तो वो एनोड की तरफ जाएगा। डन। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस वाला, एक होता है हीट वाला जिसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें यूज होता है, तो एक हीट वाला हो जिसे हम थर्मल डीकॉम्पोजिशन कहते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस जो मैंने आपको बता दिया है, और एक होता है फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। क्योंकि फोटो यानी कि फोटो कैमरा वाला नहीं यार, फोटो यानी कि जो हमें सन से मिलता है उस एनर्जी को यूज़ करके AgCl2 हमारा जो सिल्वर क्लोराइड है वो 2 मेजर प्रोडक्ट्स में बढ़ जाता है। मतलब AgCl का डीकम्पोज जब होता है सनलाइट के यूज़ से, किसके यूज़ से? सनलाइट के यूज़ से, तो वो Ag और Cl2 देता है जो कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के काम में आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे। देखिए यहाँ पे AgBr भी है जो वो भी सनलाइट से टूटता है, और Ag और Br2 भी, यानी ब्रोमीन गैस और Ag देता है। Ag यानी सिल्वर, सिल्वर AgOg लोजी सुनोजी वाला Ag नहीं, Ag यानी सिल्वर। और इनको ये यूज़ होते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, तो अगला अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। थक गए होंगे ना आप। चलिए तो आप मेरे को बताइए कि कौन कौन कहाँ कहाँ से है, कृपया कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं तो बिहार से ही हूँ। और बिहार जो भी होंगे वो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। छठ मैया के की कृपा उन पे ज़रूर बरसेगी। चलिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेन एक एग्जांपल जहाँ पे जो आपको सब जगह देखने को मिलता है वो है Fe+Cu SO4, जो कि FeCu से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो इसे डिस्प्लेस करके FeSO4 और Cu देता है। Cu ब्राउन कलर का नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, और जो FeSO4 होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जिसके वजह से ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भागूंगा वरना आप लोग बोर होकर छोड़ के चले जाएंगे इस वीडियो को। ठीक है, अब देखते हैं हम अलग अलग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को। Zn+Cu SO4, यहाँ Zn Zn कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो उसे डिस्प्लेस करके ZnSO4 और कॉपर देगा। और Pb भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो उसे डिस्प्लेस करके PbCl2 और Cu देगा। ऐसे ही आप एक बार एक याद रख लीजिए, Cu+HCl। यहाँ Cu ना HCl हाइड्रोजन से थोड़ा कम रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पे होगा नो रिएक्शन। क्या होगा यहाँ पे? नो रिएक्शन। ठीक है, अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आते हैं। एक एक तो सब करते हैं, अब हम 2 पे आएंगे, क्योंकि एक से भले 2। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, मतलब उसमें बस अदला अदला बदली हो जाता है। जैसे कि हमारे स्कूल में होता है ना, क्लास में बेंचेस बदल देते हैं कि आज तू बहुत बातें कर रहा है उसके साथ, तो आज तू उसके साथ ना बैठ के किसी दूसरे के साथ, जैसे लड़कियों के साथ बैठा देंगे हमें, ताकि हम बातें ना कर सके। ऐसा यहाँ पे भी वैसा ही होता है। यहाँ पे जो सोडियम सल्फेट है Na2SO4 प्लस BaCl2 के साथ जब वो कंबाइन करेंगे तो BaSO4, जहाँ पे SO4 Ba के साथ आ गया,
और Cl जो है वो Na के साथ आ गया, तो फिर वो दो हमें देंगे प्रोडक्ट्स, जिसमें BaSO4 होता है वाइट कलर का। किस कलर का होता है? वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है हमें, ये याद रखिएगा आप। इसलिए हम इसे प्रेसी क्या कहते हैं? हमें प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो आप समझ गए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है वो सारे रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है एक्सेप्ट डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि उसमें तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है, किसी कोई ऑक्सीडाइजर कोई रिड्यूस ज़्यादातर होता नहीं है। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन ज़्यादातर रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर नहीं आते हैं। जो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिला के बना है, जिसमें कि रिडक्शन का रिड है और ऑक्सीडेशन का ऑक्स है, तो ये बन गया रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तब यहाँ देखिए आप CuO प्लस H2 है। तो ऑक्सीडेशन कब होता है? ऑक्सीडेशन होता है जब H2 उसमें, जब H2 जो होता है, सॉरी माफ़ करिएगा, जब उसमें हम हाइड्रोजन जो है वो या तो वो गेन करता है तो फिर वो रिडक्शन होता है, और जब वो लूज करता है हाइड्रोजन के तो फिर वो ऑक्सीडेशन होता है। सिमिलरली जब वो ऑक्सीजन गेन करता है, जैसे ऑक्सीडेशन तो तभी होगा ना जब वो ऑक्सीजन गेन करेगा, तो जब ऑक्सीजन वो गेन करता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और जब ऑक्सीजन लूज करता है तो वो रिडक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए मान लिया मैं यहाँ पे बता दूँ, जब ऑक्सीजन वो गेन करता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और जब वो ऑक्सीजन जब लूज करता है तो रिडक्शन होता है। इसमें उल्टा होता है, जब वो हाइड्रोजन गेन करता है तो रिडक्शन होता है, और जब वो हाइड्रोजन को जब वो लूज करता है तो उसमें ऑक्सीडेशन होता है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो अब हम ये लास्ट दो टॉपिक पढ़ लेते हैं फटाफट, कोरोजन और रैंसिडिटी। कोरोजन मतलब कि जंग लगना, रैंसिडिटी मतलब कि बासी हो जाना खाना। खाना जब बासी होता है तो कैसा स्मेल आता है? बुरा ना, वही है बस हमारा रैंसिडिटी में, और कुछ नहीं है। जब फैट्स और ऑयल्स, जो हमारा घर में तो हमारे यहाँ इंडिया में तो कुछ ऑयल वॉयल तो बनता ही रहता है ना, जब ऑयल में जब फाउल स्मेल आता है तो उसे हम रैंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, बस उतना ही है हमें याद रखना, और कुछ नहीं। और रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम उसमें हीलियम गैस का यूज़ करते हैं, या तो हम उसमें नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिमिलरली ताकि, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और नॉन रिएक्टिव होते हैं ज़्यादातर, इसलिए हम ये दोनों मेनली के यूज़ करते हैं। इससे रिलेटेड एक MCQ भी है आगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोरोजन मतलब जंग लगना। कोरोजन अलग अलग चीज़ों का होता है, जैसे कॉपर का होता है तो फिर वो ग्रीन कलर का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। जब वो आयरन का होता है तो फिर वो रस्ट बनाता है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। जब सिल्वर का होता है तो फिर वो सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसका फॉर्मूला होता है AgS। ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो इस पर हम कभी बाद में आएंगे। अभी हम सीधे MCQ पे आते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत बोर हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाय, solid calcium oxide reacts vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by liberation of heat. Calcium hydroxide dissolves in water to form its solution called lime water. Which among the following is true about slaking of lime and the solution formed? ये सारे रामायण महाभारत को छोड़ के हमें बस ये मतलब रखना है कि जो CaO यानी कि जो हमारा क्या क्विक लाइम था, वो जब वाटर के साथ जब कंबाइन करेगा तो वो हमें क्या देता है? CaOH ब्रैकेट के अंदर बंद करो 2+H2, क्योंकि वो होता है एक्सोथर्मिक होता है, तो फिर वो H2 थोड़ी देगा, वो कंबाइन करेगा साथ में हीट देगा। ठीक है, बढ़िया, हीट देगा, सॉरी H2 नहीं होगा, माफ़ करिएगा, पॉटी साफ करिएगा, सॉरी। ये बातें मैं नहीं यूज़ करना चाहता था, फिर भी हो जाता है कभी कभार हमारे मुंह से, आखिरकार हम इंडियन है ना। इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसमें हीट यूज़ हो रहा है, तो कहाँ का एंडोथर्मिक यार, कुछ भी नॉनसेंस। एक्सोथर्मिक, जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे CaOH2 है, OH जहाँ पे आ गया, OH यानी हाइड्रोक्साइड जहाँ पे आ गया तो मतलब उसका वो बेसिक होता है। बेसिक का जो pH देखिए यहाँ पे, ये जो बीच का होता है वो ये 7 होता है, इधर का सारा होता है एसिड,
और इधर का सारा होता है बेस, ठीक है। तो इधर का जब यहाँ से लेके 14 तक ये बेस होता है, तो मतलब मोर देन 7 में बेसिक होगा। तो 2 और 3 जहाँ पे लिख रहा है आपको बी में दिख गया, तो बी है हमारा सही जवाब। देखिएगा लास्ट में आपको जितने ऑप्शंस, आपको जितने आंसर आपको सही मिले, अगर आपको फुल मिले तो आप अपना नाम बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, मैं आपको, और अपना साथ में अपना इंस्टा आईडी बताइए। अगर इंस्टा नहीं है तो अपना जीमेल आईडी बताइएगा, मैं आपको सर्टिफिकेट उस पर भेज दूंगा। लेकिन प्लीज़ ऑनेस्ट रहिएगा, अगर पूरे आए होंगे तभी बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओहो, दो दो क्वेश्चन साथ में, हो गया ना हवा टाइट। ठीक है, चलिए। NH3+O2 गिव NO प्लस H2O। तो यहाँ पे O का आदान प्रदान हो रहा है, हाइड्रोजन का भी आदान प्रदान हो रहा है, तो किस क्या आप उससे डिनोट कर सकते हैं, वो क्या है? जी हाँ, एक तो वो रिडॉक्स रिएक्शन है। तो 3 देखिए कहाँ कहाँ है। ओहो, खेली गुगली राशिद खान। चल, 3 जगह है, 2 and 3, 1 and 3, 3 and 4। ठीक है, ठीक है। और अब देखिएगा, यहाँ पे H इधर जा रहा है, O उधर जा रहा है, मतलब कि वो एक दूसरे का जगह ले रहा है। मतलब क्या कर रहा है, वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है। O यहाँ पे छोड़ के यहाँ आया, डिस्प्लेस किया। H यहाँ पे छोड़ के यहाँ आया, डिस्प्लेस हुआ। तो एक हो गया 1। तो 1 and 3 देखिए कहाँ होगा। C आपका सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिसने सही बोला उसको एक स्टार, और साथ में मेरी चुम्मी। चुम्मी का, चुम्मी कैसे बनेगा? ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे, चुम्मी। डन। नेक्स्ट, इसमें क्या सही है? Fe+H2O गिव्स Fe3O4+H2। तो Fe+H2O क्या होता है? तो Fe जब H2O के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि स्टीम के साथ, तो वो बनाता है Fe3O4। तो स्टीम Fe3O4, स्टीम के साथ Fe3O4, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है एग्जाम में, ये याद रखिएगा दोस्तों। Fe को जब वो स्टीम के साथ जब वो कंबाइन करेगा तो Fe3O4 देगा। क्या देगा? Fe3O4। ये आप कैसे याद रख सकते हैं? क्योंकि इसमें स्टीम होता है, स्टीम होता है S से, और जब हम S को थोड़ा हम जब टेढ़ा करते हैं तो वो S को मान लीजिए हम टेढ़ा कर दिए, तो ऐसे तो बनेगा वो, तो Fe3 होगा, तो Fe3O4 होता है। ठीक है, थोड़ा याद रखिएगा, स्टीम S से होता है और उसको तुम लोग टेढ़ा करेंगे तो 3 बनेगा, तो वहाँ पे हम Fe3O4। तो इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया इसके पास, मतलब कि ये हो रहा है ऑक्सीडाइज। देखो, एक हो गया आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्साइड। कोई भी ये नहीं लिखेगा कि आयरन और फेरिक ऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, क्योंकि जो रिएक्टेंट साइड में होता है हमेशा वही ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होता है, कभी प्रोडक्ट साइड वाला रिड्यूस या ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक हो गया आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्साइड, बिल्कुल बढ़िया अगर ये सही है तो। और वाटर में ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन जा जा जा, ऑक्सीजन जा जा जा, इसलिए रिड्यूस हो रिड्यूस हो। तो वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन दे रहा है Fe को, मतलब वो ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। तो मान लीजिए अगर आप फ्लैट कहीं देखने गए तो फ्लैट वो आपको दे रहा है, तो वो क्या हुआ? वो एजेंट हुआ जो हमें फ्लैट दे रहा है, इसलिए ये ऑक्सीजन दे रहा है आयरन को, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ऑक्सीजन दे रहा है इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर ऑक्सीजन ले रहा होता तो फिर वो रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे एक मैं और आपको बता दूँ एक चीज़, कि जो Fe है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो उससे ऑक्सीजन ले रहा है, मतलब छीन रहा है, इसलिए वो उसको रिड्यूस कर दे रहा है उसकी पावर को। तो हमारा सही आंसर है 1, 2 and 4, दैट इज ऑप्शन सी। तालियों के गड़गड़ाहट के बीच इन सब का अभिवादन होना चाहिए जिन्होंने सही आंसर दिया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अ डाइल्यूट ए फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। फेरस सल्फेट, जल्दी जल्दी तुम फटाफट लिख दे। फेरस सल्फेट मतलब FeSO4, बिल्कुल सही दोस्तों। माफ करिएगा, ठीक है। फेरस सल्फेट को जब हम एसिडिफाइड परमैंगनेट होता है KMnO4, ये आपको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ लिया तो आप मेरे को आके बोलना, मैं अपना चैनल ही डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये मैं अपने चैनल की पे गारंटी पे लेता हूँ कि इसका ये सब हमें उतना नहीं आएगा। सिर्फ हमें ये आएगा पूछने कि जो FeSO4 है, तो KMnO4 है, तो उसके पास क्या क्या है? एक पोटेशियम है, मैंगनीज है, और साथ में एक ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन है तो मतलब वो किसी को दे सकता है, तो KMnO4 आयरन को ऑक्सीजन देगा, इसलिए वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और ये ले रहा है इसलिए हो जाएगा ये रिड्यूसिंग एजेंट है। FeSO4 है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे ऐसा लिखा है FeSO4 रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं, कहीं लिखा है KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जी ऑप्शन ए में लिखा है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 बीकर्स हैं ए, बी और सी। तीनों के पास 25-25 ml पानी है। तीनों में NaOH, एनहाइड्रस CuSO4 और NaCl दिया गया है। ठीक है, तो हमें बताना है किसमें हीट रिलीज होगा, किसमें हीट अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, चलिए, तो जो हमारा जो मतलब कि भारी भारी चीज़ें हैं, यानी कि जो NaOH है, CuSO4 मतलब हल्का, CuSO4 तो हल्का है, NaCl भी न्यूट्रल ही होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग को ये बताना है कि इसमें किसमें कौन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और कौन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या बताना है हमें कि कौन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और कौन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो देखिए जो बीकर ए और बी है, तो एनहाइड्रस CuSO4 है, तो जो हमारा सी, मान लीजिए ये CuCl2 की मदद से और प्लस H2SO4 की मदद से बन रहा है, तो ये हमारा H2SO4 होता है स्ट्रॉन्ग एजेंट, मतलब ये वो होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड, और CuCl2 होता है एक वीक बेस। तो H2SO4 जब बनाएगा तो ये हो जाएगा हमारा एसिडिक, तो मतलब ये जब किसी के साथ कंबाइन करेगा तो वो देगा एसिड, मतलब कि गर्मी, हाई गर्मी। तो जब वो देगा तो एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक के साथ गर्मी होता है, साथ में NaOH तो सबको पता है, पूरे एक छोटे से बच्चे को उठा के पूछ लो कि NaOH क्या होता है तो फिर सब बता देगा वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बढ़िया। और NaCl तो मैंने आपको पहले ही बोला, वो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, साले नमक का बहुत वैल्यू है, लेकिन महात्मा गांधी ने अपना कितना कुर्बानी दिया, कितने कदम चले उन्होंने नमक के लिए। नमक का बहुत वैल्यू है। नमक अगर खाने में कम होता है तो कैसे हम मम्मी के खाने की बुराई करते हैं। नमक का वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि इसका pH है 7 यानी कि न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल, न्यूट्रेला वाला न्यूट्रल। ठीक है, तो ये न्यूट्रल है। तो यहाँ पे फोर्थ में ये जो होता है, तो इसका आंसर, ये आंसर है 1 और 4, क्योंकि वो NaCl को जब हम लोग साथ में कंबाइन करेंगे वाटर के साथ, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसके हम कंबाइन करने के लिए जब हम उसे बॉईल करते हैं ना, कभी आपने नमक और पानी को साथ में उबाला है गलगला करने के लिए? जब हमारा गला खराब होता है तो मम्मी कहती है ना, उबाल के नमक को पानी में गलगला कर लो। इसलिए वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वो साथ में तभी घुलता है जब हम उसमें हीट जब हम उसे प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये दोनों एसिडिक और बेसिक है रिस्पेक्टिवली, इसलिए इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है वैसे सी। नेक्स्ट, इसमें कौन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे दो, यहाँ पे दो एक कम, 2 से बना है, ये भी 2 से बना है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो 1, तो ये हो ही जाएगा। थोड़ा कॉमन सेंस, ये 2 से बना है, ये 2 से बना है, हाँ ये 2 से बना है, ये नहीं, ये 2 से बना है, लेकिन ये सिर्फ एक ही से बना है, यहाँ पे O2 है सिर्फ। ये 2 से बना है, ये 2 से बना, तो ये भी नहीं होगा, तो ये हट जाएगा, इसमें तो एक ही है, ये भी हट जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट ये भी हट जाएगा, सिर्फ ओनली 2। तो इसका आंसर है बी, ओनली 2। बहुत सिंपल है, बहुत एकदम शानदार। एकदम आगे बढ़ते हैं। आग लगाते हुए आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया। देखिए अब इसमें कौन सा ट्रू, थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा तो कोई इसमें थोड़ा माफ़ करिएगा मेरे को, 1-2 क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड का जब हम लोग सनलाइट में रखते हैं, तो अभी तुरंत तो बताया था मैंने आपको, जब सनलाइट में रखते हैं उसका फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन होता है। तो डीकॉम्पोजिशन की वजह से वो ग्रे होता है, क्योंकि उसमें हमें क्या मिलता है, उससे हमें मिलता है फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डीकॉम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो फर्स्ट है, तो इसमें फर्स्ट ए में है, बी में है, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट और थर्ड है, इसमें सेकंड और थर्ड है, इसमें सिर्फ 4 है। तो इसमें आप देखिए या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। तो ऑप्शन ए में है फर्स्ट, या ऑप्शन बी में है फर्स्ट या थर्ड। तो अब बस देखना, अगर थर्ड गलत हुआ तो मतलब ऑप्शन ए है, थर्ड सही हो तो मतलब ऑप्शन बी है। डीकॉम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड। क्लोरीन गैस से क्या मतलब है? क्लोरीन गैस थोड़ी ग्रे होता है, वो तो गैस होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो ये मतलब ऑप्शन गलत है, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस, अरे बचपन का 1947 वाला याद है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कि मोल रेशियो क्या होगा,
हाइड्रोजन है, H2O है, सबको पता होगा, छोटे छोटे बच्चों को भी। तो जब H2O जब ये टूटता है तो इसमें बनता है H2 प्लस O2। तो H2 यहाँ पे 2 है, O2 यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे एक 2 लगाएंगे। बैलेंस करना तो सबको आता होगा, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 ज़्यादा, तो इसका 2 है, 2:1। तो हम जब हाइड्रोजन बाई ऑक्सीजन करेंगे तो यहाँ पे होगा 2/1, मतलब 2:1। बी है आंसर सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोली चली ठन ठन ठन, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 8। इसमें चलिए पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। अगर रायता हमने फैलाया तो साफ भी हम ही करेंगे ना। चलिए, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट से क्या होगा? अरे बच्चों का खेल। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर होगा, डीकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड होगा। बस यही दोनों होगा, 1 और 3। जिसमें आंसर वो टिक कर दो, बी है सही जवाब। चलो, बेरियम क्लोराइड जब अमोनियम सल्फेट के साथ जब वो बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है तो इसमें 2 है, बेरियम क्लोराइड 2, अमोनियम सल्फेट 2, बेरियम सल्फेट 2, अमोनियम क्लोराइड 2। तो मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंडोथर्मिक पे आते हैं। अब इसमें एंडोथर्मिक कौन है? सब्लिमेशन। आप याद रखिएगा कि एवापोरेशन और सब्लिमेशन ये दोनों हमेशा होते हैं एंडोथर्मिक, क्योंकि एवापोरेशन को जब मतलब पानी गर्म करते हैं उसी को एवापोरेशन बोलते हैं। साथ में सब्लिमेशन को भी जब वो कुछ टेम्परेचर चाहिए होता है सब्लिमेशन को, तभी वो डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए कपूर को हम कहीं रखते हैं, अगर कपूर या नाफ्थलीन बॉल को कहीं रखते हैं तो उसको कुछ ऐसा टेम्परेचर चाहिए होता है, तभी तो वो सीधे गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। ठीक है, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है वो। ठीक है, तो फिर ये और ये दोनों होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो 2 और 4 इसमें एंडोथर्मिक है, 2 और 4 इसमें डी में, तो ये सही है। याद रखिए, कंडेंसेशन में कूल तो होता है लेकिन वो एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि वो जब कूल होता है तो फिर वो हीट वो तो देता है ना बाहर, इसलिए कंडेंसेशन होता है हमारा एक्सोथर्मिक। साथ में डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम एक पानी में डालेंगे तो उसमें वो तो गर्म हो जाएगा उसका बीकर, तो बीकर गर्म हुआ मतलब एक्सोथर्मिक। चलिए देखते हैं, लेड नाइट्रेट है हमारा। तो लेड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ बना करते हैं तो जो पोटेशियम आयोडाइड प्लस PbNO3 साथ में 2 है, तो ये देता है हमें PbI2। तो PbI2 येलो कलर का होता है। तो हमें क्या पूछ क्या रहा है इसमें? तो लेड नाइट्रेट अगर हमारे पास नहीं है, खत्म हो गया है, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तो कुछ लेड का ही तो यूज़ करेंगे ना। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। लेड, क्योंकि लेड आयोडाइड तो लेड से ही मदद से बनेगा, तो लेड में ए है और बी में है, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। लेड सल्फेट क्या है, क्या लिखा है? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मतलब सॉल्युबल नहीं है, तो फिर वो कंपाउंड कैसे बनाएगा? नहीं बनाएगा, तो ये गलत हुआ, बी आंसर सही है। चलिए, हरे रामा हरे कृष्णा। नेक्स्ट, कि हमें स्टोरेज के लिए कौन कौन क्या क्या चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं? तो बिल्कुल 2 चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, एक हीलियम और नाइट्रोजन। ये मैंने पहले ही बता दिया है, आगे बताइए, कोई फ़ायदा है नहीं। KCl3O3 ये भी जल्दी जल्दी करते हैं। KClO3 में हीट यूज़ हो रहा है, यानी कि ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक नहीं होगा, एंडोथर्मिक ये हो सकता है। ए है सही आंसर, क्योंकि ये दो दो में टूट रहा है और साथ में इसमें हीट यूज हो रहा है, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। साथ में ये है डीकॉम्पोजिशन। यो बंटाई रैपर। चलिए देखते हैं, इसका अगर हमें बताना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे कंबाइन करते हैं, कैसे कैसे कैसे। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या गैस और लिक्विड होते हैं? क्या ये लिक्विड और लिक्विड होता है? ये गैस या गैस होते हैं, या गैस या गैस होते हैं और साथ में वो गैस ही देते हैं? बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस होते हैं, तो मतलब सी है आंसर या डी है आंसर। और साथ में वाटर, वाटर पानी, पानी पीते हैं ना, पानी पीते हैं या पानी की सांस, पानी की भाप लेते हैं हमेशा। पानी तो पीते ही है ना ज़्यादातर, भाप तो कभी कभार वो गर्म करने पे होता है ना, इसलिए ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है? कॉम्बिनेशन सब मुंह में आया है। इसमें मतलब दो एक सिंगल सिंगल एलिमेंट कंबाइन करते हैं, साथ में एक कंपाउंड बनाते हैं, तो थर्ड है इसका आंसर। जल्दी जल्दी हरे रामा। आ गया अपना मेरा ब्रह्मास्त्र। इसी से सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये सैम्पल पेपर का है। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपको चाहिए कि मैं पर चैप्टर को पढ़ाऊँ फिर उसके MCQs लाऊँ तो आप कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सबके MCQs को कंबाइन करके लाऊँ तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा।
क्योंकि फ़िलहाल तो मैं अभी मैथ्स ही कर रहा हूँ, और अगर आप चाहते हैं इंग्लिश, एसएसटी, संस्कृत वगैरह वगैरह अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट 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 कमेंट, हर चीज़ में कमेंट करिए, जो भी कमेंट होगा मैं सारे पढ़ूंगा। चलिए, और एक बात और, सब्सक्राइबर बढ़ा देना यार प्लीज़। चलिए, केमिकल रिएक्शंस, तो चलिए शुरू करते हैं। ए प्लस बी सी, ए सी प्लस बी, अरे जो हमने कर लिया है उसके सामने ये क्या चीज़ है। ए प्लस बी सी में डिस्प्लेस कर रहा है बी को बाहर निकाल दिया डिस्प्लेस करके, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। चलिए बढ़िया, डी है आंसर। अपना मार्क्स नोट करते रहिएगा, ठीक। सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं, सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीजन जा 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 रिड्यूस हो। ऑक्सीजन इससे जा रहा है, देखिए यहाँ पे सी यू से ऑक्सीजन चला गया है, मतलब हो गया सी यू रिड्यूस। रिड्यूस या मायूस सब कह सकते हैं मुझे। और H2 के पास ऑक्सीजन आ यानी ऑक्सीडाइज हो। तो ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, अगर हम कुछ कॉपर लेंगे और कॉपर प्लस AgO नहीं, AgNO3 के साथ जब हम उसे कंबाइन करेंगे क्या होगा, उसमें हमें मिलेगा CuNO3 और आप याद रखिएगा, याद रख लीजिएगा यार, याद रखना कोई बड़ा काम नहीं है। कॉपर के ज़्यादातर सब जितने भी होते हैं सब होते हैं ब्लू कलर के, सिवाय एक कॉपर कार्बोनेट के जो होता है ग्रीन कलर का, जो कि हमारे स्टैचू ऑफ लिबर्टी में हो गया है उसकी वजह से। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में क्या हुआ था, कॉपर से था, वो पहले ब्राउन कलर का था, लेकिन फिर वो उसके समय बहुत सारे पानी मॉइस्चर हुआ कंबाइन, उसका कार्बन डाइऑक्साइड हुआ कंबाइन, वो साथ में उसने कॉपर कार्बोनेट दे दिया, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, और उसकी वजह से वो ग्रीन हो गया। लेकिन ये जो बाकी सारे जो होते हैं कॉपर कार्बोनेट ये छोड़ के वो सारे ब्लू होते हैं, तो थर्ड का आंसर है ए। अब देखते हैं, एक वाइट कलर का सॉल्ट, ओ माय गॉड, वाइट कलर का सॉल्ट, अब ये कैसे हो गया। वाइट सॉल्ट मतलब कुछ एक कंपाउंड होगा कोई, तो सी लिख देते कंपाउंड का, और वो फिर दो चीज़ों में टूट रहा है, अब माय गॉड, टूट रहा है यानी कि डीकम्पोज हो रहा है। कॉम्पोजिशन से होता है बनना, तो डीकम्पोजिशन से होता है टूटना। तो दो चीज़ों में टूटेगा यानी डीकम्पोजिशन एक हो रहा है, और साथ में उसमें जब डिकम्पोजिशन होता है तो एंडोथर्मिक भी साथ में आ जाता है। दोनों भाई हैं, मेरे दो अनमोल रतन, एक डिकम्पोजिशन तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो 2 और 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट, इसमें बैलेंस्ड क्या है यार, यार बैलेंसिंग थोड़ा टाइम खाता है, लेकिन हम जल्दी जल्दी से देखेंगे, ठीक है। डी से देखना चालू करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादातर इसमें पहले दूसरे या तीसरे में होता है, इसलिए डी से देखने चालू करते हैं। इसमें बी है, बी ए है और बी ए है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ए एक है, तो यहाँ पे ये मतलब बी ए तो बैलेंस है। सी एल दो है, यहाँ सी एल एक है, तो ये एक तो कट गया सी एल, क्योंकि देख रही है ना यहाँ पे दो सी एल है, यहाँ पे सी एल में एक ही है, कुछ नहीं है, मतलब एक है। यहाँ पे एन ए एक है, यहाँ एन ए एक है, ठीक है। सी एल एक है, लेकिन यहाँ सी एल दो है, ओ माई गॉड, ये तो गड़बड़ हो गया, तो मतलब ये भी नहीं है। नेक्स्ट, एन ए एक है, एन ए दो है, ये तो पहले ही कट गया एकदम, क्योंकि एन ए यहाँ पे एक था, यहाँ पे एन ए दो। अब यहाँ पे दो एच है, यहाँ पे दो एच और साथ में एच और भी है यहाँ पे, तो दो दो चार एच हो गया, यहाँ पे दो दो चार एच हो गए। यहाँ पे NO3 में 2 है, तो यहाँ पे भी NO3 के नीचे 2 है, बढ़िया। NO3 के आगे आ जाए 2 या NO3 के ब्रैकेट के नीचे आ जाए 2, दोनों के बाद बराबर ही होता है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ 2 और 3, 3 to the 6 2 8 है, यहाँ पे 2 3 the 6 और O के नीचे एक 2 भी है, तो यहाँ पे हो गया 8, तो ऑप्शन है ए। हमने वाकई लेकिन पहले ही एलिमिनेट करे, तो आप ए को वैसे भी कर ही सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा फिर भी ऐसे देख लिया। रेडिश ब्राउन कलर का एक गैस है, रेडिश ब्राउन कलर, जब वो नहीं सॉरी एक्स है, वो जब मॉइस्ट एयर के आता है, तो मतलब मॉइस्ट एयर मतलब ऑक्सीजन वगैरह, वो ऑक्सीजन प्लस वाटर, वाटर ही तो मॉइस्चर होता है ना, उसकी वजह से वो एक कंपाउंड बनाता है जो कि रेडिश ब्राउन होता है। रेडिश ब्राउन मैं आपको हिंट देता हूँ, वो Fe2O3.XH2O ही होता है, तो आंसर है ए। नेक्स्ट, अब देखते हैं गैस ए इवॉल्व एट एनोड, इसमें क्या है।
तो एनोड पे हम अगर पानी को तोड़ते हैं तो एनोड पे क्या आता है यार? अरे यार ऑक्सीजन आता है। चल यार आगे बढ़, इन पे टाइम वेस्ट करने कोई फ़ायदा नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज आता है, हो सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, हो सकता है। चेंज इन स्टेट होता है, हो सकता है। मस्ट बी अकम्पनीड विद प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, हो सकता है। देखते हैं इसमें लेकिन नेसेसरी क्या है केमिकल रिएक्शन के लिए? क्या वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को इंपॉर्टेंट करना ज़रूरी है? जी हाँ, ये मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है टेम्परेचर में चेंज हो यार, नहीं ज़रूरी है, कभी कभार नहीं भी होता है। ठीक है, कभी कब चेंज इन स्टेट ज़रूरी नहीं है चेंज इन स्टेट हो, कभी कभार सॉलिड सॉलिड मिला के सॉलिड ही देता है, ज़रूरी नहीं है। कभी कभार लिक्विड लिक्विड मिला के लिक्विड ही देता है। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मास जब तक नहीं होगा, जब तक दोनों रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट्स में एक जैसा मास नहीं होगा, तब तक वो गलत हो सकता है उसका आंसर, क्योंकि वो बैलेंस्ड फिर नहीं होगा। ठीक है, चलिए, लेकिन हमेशा देखिए, याद रखिएगा, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है हमारा, कि द मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल, दैट इज इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट, एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अरे यार, ऑक्सीडेशन नहीं, एडिशन और रिमूवल भी है, तो रीडॉक्स। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, तो रिडॉक्स। बढ़िया। नेक्स्ट, सी है इसका आंसर। लाइमस्टोन यानी CaCO3 को जब हम लोग क्या, जब पीक मतलब कि वो तोड़ रहे हैं तभी तो वो CaO+O CO2 बनाता है ना, वो हमने पहले ही देख लिया है। तो मतलब ये तोड़ रहा है तभी ये दो में बना रहा है, यानी कि ये होगा एंडोथर्मिक। P इज एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में देखिए या तो A है या तो C है। ठीक है, अब हमें देखना ये क्या है। क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि ये सीमेंट में यूज होता है, क्योंकि वो क्विकली सेटल हो जाता है। और प्लस क्विक लाइम प्लस H2O, तो इट विल गिव CaOH2। सो CaOH2 इज, क्योंकि वो साथ में जब कंबाइन कर रहा है तो साथ में उसके हीट तो देगा ही ना, तो वो होता है एक्सोथर्मिक, यानी कि ऑप्शन है सी ये है गलत, तो ऑप्शन है ए है आंसर। एक्सोथर्मिक है क्यू, क्योंकि वो साथ में मिलके हीट दे रहा है गुलू गुलू करके। और ऑप्शन पी है एंडोथर्मिक, क्योंकि वो टूट रहा है, फटाक करके टूट रहा है, उनका ब्रेकअप हो गया। और जो क्विक लाइम और स्लेग लाइम है उनका पैचअप हो गया। ठीक है, ब्रेकअप कर लिया। नेक्स्ट, जो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करता है उसे क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है फैट्स और ऑयल्स के साथ तभी तो वो रेंसिड होता है, इसलिए हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट देता है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए। अगला, कंबशन। कंबशन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं, ये क्या है? कंबशन में ऐसा नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस में लेकिन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो टू तो सही है यार, इतना लिख दिया मतलब सही ही होगा। कॉम्बिनेशन नहीं, लाइमस्टोन को जब हीट में जब तोड़ रहे हैं ना, हीट का यूज कर रहे हैं, एंडोथर्मिक तोड़ रहे हैं, तो ये होता है डीकॉम्पोजिशन। थर्ड गलत है, थर्ड इसमें है तो ये गलत हो गया, तो इस बी और डी तो हो ही गया गलत। अब देखते हैं फर्स्ट, तो शायद मेरे हिसाब से फर्स्ट भी गलत, तो शायद फोर्थ ही होना चाहिए, तो एक बार फिर भी देख ही लेते हैं। फोटो डिकम्पोजिशन, बिल्कुल। सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम लोग फोटो यानी कि लाइट में जब मदद से तोड़ते हैं तो फिर सिल्वर और ब्रोमीन मिलता है, जिसे हम लोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन है सी। ये तो अरे यार, ये तो फिर से वही आ गया, इसमें 1, 2 और 4 है आंसर। ये आपको याद नहीं है तो कहीं देख लीजिए, पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया है। अब नेक्स्ट, अरे यार थैंक यू, मेरे चैनल में आने के लिए सब्सक्राइब करके जाइएगा और एक गाना भी सुनते हुए जाइए। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि गाना तो एक सुनना ही चाहिए, तो जैसा भी छठ पार हुआ तो उसमें एक बहुत ही अच्छा एक गाना था। ठीक है, तो वो मैं सुनाना चाहूँगा आपको, बस 30 सेकंड लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, उग हे सूरज देव, भई भीनु सरवा, उरग के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो। करवा पुकारे देवा, दोनों कर जोड़वा, अरग के रे बेरवा,
पूजन के रे बिरबा हो। जय छठी मैया। सब्सक्राइब कर दीजिएगा छठ माँ के लिए। धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद भाइयों।